Hello students, welcome you all on the online platform of Proton Tutorials। तो बच्चों ये हमारी एग्रीकल्चर का जो लेक्चर 7 चल रहा है, आपको पता है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट्स प्रेजेंट स्टेटस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका हमने एक लेक्चर आपको पहले पढ़ा दिया है। आज इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ स्टार पॉइंट भी पढ़ाए थे। फ्रूट से हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कितने अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होते हैं, फैट का सोर्स होते हैं, प्रोटीन्स का सोर्स होते हैं, मिनरल्स का सोर्स, और इनकी डेफिशिएंसी से, पर्टिकुलर मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस हो जाती है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। तो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस हम पूरा पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, आप सबको पता है कि कई तरह की दवाइयाँ भी फ्रूट से बनती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है आंवला, अगर हम बात करें आंवला की, ठीक है। तो आंवला क्या है, आंवला से क्या बनता है बच्चों, आप सबको पता है कि च्यवनप्राश। आप सब लोगों ने च्यवनप्राश खाया होगा, घरों में देखा होगा कि आंवला से च्यवनप्राश बनता है। तो ये हम लिख देते हैं, यहाँ पे आंवला है। एओनला किस चीज की प्रिपरेशन में काम आता है, प्रिपरेशन ऑफ च्यवनप्राश एंड त्रिफला पाउडर। ये दो चीजें आंवला से बनती है। सो दिस इज च्यवनप्राश, च्यवनप्राश एंड दिस इज त्रिफला पाउडर। एक चूर्ण आता है, एक पाउडर आता है, त्रिफला पाउडर। तो च्यवनप्राश आपको पता है क्या काम करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है ना। और त्रिफला पाउडर क्या करती है, बदहजमी को दूर करती है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। तो बच्चों त्रिफला नाम से पता चल रहा है कि क्यों हम इसे त्रिफला बोल रहे हैं। त्रिफला यानी कि 3 तरह के फलों का मिक्सचर है ये। कौन कौन से फल लेंगे हम त्रिफला के अंदर, एक तो लेंगे हम हरड़, एक लेंगे हम बहेड़ा, एक लेंगे हम आंवला। ये देखो आंवला क्या काम करता है, आंवला इट फैसिलिटेट्स हेल्दी सिक्रीशन ऑफ पित्त इन द गट। ओके, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पित्त के सिक्रीशन में हेल्प करता है। दूसरा है बहेड़ा, जिसको हम बोलते हैं विवित्तकी। ये बैलेंस करती है, क्या बैलेंस करती है, हेल्दी कोटिंग टू कफ इन द गट, ठीक है। ये कफ को कंट्रोल करने का काम करती है। और हरितकी, जिसको हम बोलते हैं हरड़, इंश्योर हेल्दी मूवमेंट ऑफ वात इन द गट। अभी प्योर संस्कृत की टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हमारे लीवर को, विविध की हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और हरड़ जो है हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट है, प्रॉपर डाइजेशन, हेल्दी एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक हेल्दी बॉडी को बनाने के लिए बहुत एसेंशियल है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर मतलब कि फ्री रेडिकल्स है या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो जमा होते जाते हैं उनको साफ करके बॉडी को रिजुनेट करने का काम करता है। और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी साफ रखता है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या काम होता है फ्रूट्स की मेडिसिनल वैल्यू में। आंवले की हमने मेडिसिनल वैल्यू पढ़ी। तो इसमें बच्चों अगर आपको मैं पूछूं कि हरड़, बहेड़ा और एउनला, इन तीनों के साइंटिफिक नेम अगर आपको लिखने को आ जाए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हरड़ को हम बोलते हैं टर्मिनेलिया चैबुला, बहेड़ा को हम बोलते हैं टर्मिनेलिया बैलियोइका, ये इनके नाम थोड़े टिपिकल हैं। और आंवला को हम बोलते हैं इम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, ठीक है। तो या लर्न कर लेना। चलो, मौसमी, आप सबको पता है मौसमी का जूस, कोकोनट वाटर, ये सब भी क्या है, इनकी भी बहुत हेल्थ बेनिफिट है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी मिलता है। कोकोनट वाटर में देखिए आप, एनर्जी कितना, 19 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी फाइबर। और न्यूट्रिशनल फैक्ट अगर हम देखें तो विटामिन सी, ई, के, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मौसमी जूस एंड कोकोनट वाटर, these are these are rich source rich source of
न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो ये आपको याद करना है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि च्यवनप्राश के कंटेंट बताओ या त्रिफला चूर्ण के कंटेंट बताओ, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो आपको पता है कि जो फ्रूट्स एंड जो फलों की खेती करते हैं हम, हमारे यहाँ से इंडिया से कई तरह के फ्रूट्स जो है यूरोपियन मार्केट्स में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो उससे क्या होता है, या मान लीजिए फ्रूट्स नहीं गए तो उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स जाते हैं, फ्रूट प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या होता है, हमारे देश को जो फॉरेन करेंसी है वो भंडार हमारे देश का बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर हमें क्या लिखना है, लिखिए फ्रूट कल्टीवेशन प्रोवाइड मोर इनकम पर हेक्टेयर। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रति इकाई या प्रति यूनिट पर यूनिट एरिया में फ्रूट्स की जो खेती होती है उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फील्ड क्रॉप के मुकाबले, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यानी कि 1 हेक्टेयर में किसान ज़्यादा इनकम कमाएगा, है ना। एंड बाय देयर एक्सपोर्ट, उनका एक्सपोर्ट करके, यानी दूसरे शहरों में या दूसरी जगह या दूसरे देशों में अगर अपने प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, देन वी कैन अर्न फॉरेन करेंसी। ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ डेटा है बच्चों कि इंडिया का पूरे वर्ल्ड के फ्रूट एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया का कितना पार्टिसिपेशन है। तो ये आपको याद रखना है, 0.3% पार्टिसिपेशन जो है वो भारत का है, किसमें, पूरे वर्ल्ड के फ्रूट एक्सपोर्ट मार्केट में। ओके, ये देखिए, अच्छा इंडिया से जितना भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होता है, जितना भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, और हॉर्टिकल्चर मैंने बोल दिया इसका मतलब इसके अंदर सभी चीज़ें आ गई, इसके अंदर फ्रूट्स भी आ गए, वेजिटेबल्स भी आ गए, फ्लावर्स भी आ गए, मेडिसिनल प्लांट्स भी आ गए, ठीक है। तो इन सभी में जितना भी इंडिया से हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन जितना भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हुआ, उसका 11% जो है बच्चों वो फ्रूट्स के प्रोडक्शन से आता है। फ्रूट के एक्सपोर्ट से हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, हम फ्रूट्स को 11% आउट ऑफ टोटल हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट। यानी जितना भी हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, उसका 11% क्या एक्सपोर्ट होते हैं, फ्रूट्स या फ्रूट से बने हुए प्रोडक्ट। अब उसमें भी अगर हम बात करें बच्चों की कौन से फ्रूट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, तो ये देखो इस 11% का भी 60% भाग जो है वो अंगूर और आम, सबसे ज्यादा ग्रेप एंड मैंगो प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम देखें राजस्थान का क्या पार्टिसिपेशन है इंडिया के फ्रूट प्रोडक्शन मार्केट में, तो वो है 1%। तो ये मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस की, तो आपको पता है कि क्या इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस होती है। आपको पता है कि फ्रूट्स जो हैं उनसे कई तरह की प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलती हैं, जैसे कि पपेन बनाने वाली इंडस्ट्री है, अल्कोहल इंडस्ट्री है, फाइबर इंडस्ट्री है, नर्सरी मीडियम। अब आप सोचोगे ये सब क्या चीज़ें हैं, पपेन क्या है, अल्कोहल तो आपको पता ही है क्या होता है, फाइबर कौन से फ्रूट से बनते हैं। तो बच्चों पपेन, जब मैं आपको फ्रूट प्रोडक्शन वाला एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, कौन से इंपॉर्टेंट फ्रूट्स का हमें इस साल कल्टीवेशन पढ़ना है, उसमें पपीता भी हम पढ़ेंगे। पपीते से, कच्चे पपीते से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट निकलता है, एकदम लेटेक्स सिक्रीशन निकलता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों पपेन, ठीक है। एंजाइम होता है पपेन, ठीक है ना। तो वो जो पपेन है वो उसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ है, उसका च्युइंगम बनाने में यूज़ है, उसका टूथपेस्ट बनाने में यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें बनाने में उसका यूज़ होता है। तो जो पपेन का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें कौन सा फ्रूट काम आया बच्चों, उसमें काम आया पपाया। ओके, अल्कोहल इंडस्ट्री, तो अल्कोहल इंडस्ट्री में तो बहुत सारे फ्रूट्स काम आते हैं, जैसे कि ग्रेप है, कैश्यू नट है ना, और एप्पल है, पाइन एप्पल है, ये सारी चीज़ें अल्कोहल इंडस्ट्री में काम आती है। फाइबर इंडस्ट्री, फाइबर का मतलब रेशे, तो रेशे किससे बनते हैं, एक तो मिलते हैं बनाना
और एक बैम्बू, इनसे मिलते हैं रेशे। नर्सरी मीडियम, आपको पता है आजकल एक बहुत जबरदस्त चीज नर्सरी प्लांट्स में काम आती है, कोकोपीट। ठीक है, कोकोपीट का मतलब नारियल की जो रेशे रहती है ना बच्चों, हस्क, उसको एकदम बारीक ले लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोकोपीट। तो नारियल के रेशे, तो ये क्या रहता है, वेट में बहुत ज़्यादा नहीं रहता और एक बहुत अच्छा मीडियम रहता है प्लांट्स के लिए। तो ये जो है फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा तो आप सबको पता ही है, जैम बनते हैं फ्रूट से, डिफरेंट काइंड्स की जेलीज बनती हैं, है ना, पिकल्स बनते हैं, और प्रिजर्व बनते हैं, जैसे कि मुरब्बे बनते हैं, प्रिजर्व्स बोलते हैं उन्हें, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में आती हैं। रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चों, रिलीजियस इंपॉर्टेंस का मतलब धार्मिक कामों में फ्रूट्स का क्या रोल है। तो जैसे कि नारियल, आपको पता है हर शुभ काम में नारियल का रोल होता है ना। जितने भी घर में पूजा प्रतिष्ठा होती है सब में कोकोनट यूज होता है। तो इसका क्या यूज है बच्चों, रिलीजियस ओकेजन्स पे यूज होता है, रिलीजियस ओकेजन्स पे यूज होता है। बेल पत्र, आपको पता है भगवान शिव को चढ़ाते हैं हम, फॉर वर्शिपिंग ऑफ लॉर्ड शिव। बनाना लीव्स, घरों में बनाना लीव से भी जब पूजा की जाती है भगवान की, तो भी बनाना लीव जो है उसको डेडिकेट किया जाता है ना। बनाना की पत्तियां आपको पता है पूजा में काम आती है, मंडप बनाने में काम आती है, यूज इन मंडप मेकिंग इन पूजा। ठीक है ना। आम की पत्तियां सबको पता है, वो दरवाजे के ऊपर टांगते हैं ना अपन, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध, अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको बंधनवार बोलते हैं, है ना। तो वो मैंगो लीव से काम बनती है। तो लीव्स आर यूज्ड फॉर बंधनवार मेकिंग। अब इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, बंधनवार मेकिंग। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस बताई। अब बच्चों आपको पता है कि फ्रूट ट्रीज के बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में क्या, पहला क्या है, टू प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ाने में। प्यूरिफाई एटमॉस्फेयर कब होगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगी, है ना। पौधे लगाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन, है ना, बाय रिलीजिंग द O2। ठीक है, और आपको पता है पौधे क्या काम करते हैं, बड़े बड़े पेड़ क्या काम करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। तो ये दूसरा आप यूज लिख लीजिए, रिड्यूस इन द सॉइल इरोजन। ओके, और तीसरा हवा की वेलोसिटी को कम करना, तो इसको हम लिखेंगे रिडक्शन इन विंड वेलोसिटी, रिडक्शन इन विंड वेलोसिटी। तो ये बच्चों हमने इसके कुछ एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस पढ़े, ठीक है ना। तो अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फ्रूट प्रोडक्शन का अभी करंट प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा बच्चों। आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बाय बाय।